हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत सर सारांश एकेडमी में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से केमिस्ट्री में एक नया वीडियो लेकर आप लोग के सामने प्रस्तुत हूं। इससे पहले मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में काफ़ी अच्छे से इससे पहले की वीडियो में मैंने समझाया है। तो सबसे पहले जाके आप लोग एक बार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखकर समझने का प्रयास कीजिए, लगाने का प्रयास कीजिए। हालांकि आप अगर अभी से भी हमारे साथ बने रहेंगे तो आप IUPAC नाम लिखना जान जाएंगे। कक्षा 10 की किताब के लिए यानी कक्षा 10 की क्लास के लिए हाइड्रोकार्बन, जिसमें IUPAC नाम मार्क्स के वेटेज से बहुत अच्छा नंबर देता है बच्चे। 11th 12th वगैरह में भी 12th में भी IUPAC नाम पूछा जाता है। IUPAC नाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए बच्चों, आज मैं आपको IUPAC नाम लिखने के बारे में बताऊंगा, हाइड्रोकार्बन के बारे में बताऊंगा, कार्बन के परिवार के बारे में बताऊंगा। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक तत्व होता है, उसका नाम है कार्बन। देखिए बच्चे, ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तत्व होता है। देखिए, कार्बन को C से रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब कार्बन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है C। और बच्चे, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4। ठीक है, 2 और 4। आप इसको जब IUSPDF में बांटेंगे तो 1s2 2s2 2p2 होता है। देखिए, कार्बन एक ऐसा तत्व होता है बच्चों जिसकी ये खासियत होती है, क्योंकि इसके अंतिम कक्षा में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है। आप यहाँ 4 देख के समझ जाइएगा, इसको कहा जाता है अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन। देखिए, इसकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए, सभी तत्वों की एक खासियत होती है कि सभी तत्व अष्टक नियम को परिपूर्ण करने का प्रयास करते हैं। और अष्टक नियम कहता यह है कि प्रत्येक तत्व अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लाना चाहता है। अष्टक का नियम क्या कहता है? कहता है कि प्रत्येक तत्व अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन लाने का प्रयास करता है। बच्चे, तो चूंकि इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहता है कि हमको कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। इसका मतलब कि अगर इसे कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 4 और 4 8 हो जाएगा, और वो अष्टक नियम को फॉलो कर देगा। और अगर अष्टक नियम को फॉलो कर देगा तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो तत्व है वो अस्थाई यानी स्टेबल कंडीशन में चला गया, यानी अस्थाई रूप को ग्रहण कर लिया। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अष्टक नियम के अनुसार यदि किसी तत्व के अंतिम कक्षा में 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो वो तत्व स्टेबल कंडीशन में आ जाता है। तो बच्चे, इस प्रकार किसी तत्व को अपनी अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्टेबल होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, उसी को हम कहते हैं कि उस तत्व की वो संयोजकता है। संयोजकता यानी उसकी संयोग करने की क्षमता, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बच्चों वैलेंसी। तो अगर हम यहाँ बात करें, कार्बन के अंतिम कक्षा में चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, यानी इसकी वैलेंसी हो गई 4। यानी कार्बन की किसी तत्व से संयोग करने की ताकत जो हो गई वो हो गई 4। तो देखिए बच्चे, चूंकि कार्बन के कारण ऐसे तो संयोजकता के आधार पर देखिए, या तो एक एक इलेक्ट्रॉन की संयोजकता होती है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। एक एक इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड का निर्माण होता है। यदि 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो वहां डबल बॉन्ड बनता है, और उसे डबल बॉन्ड की साझेदारी कहा जाता है, यानी 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कहा जाता है। और बच्चे अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, मतलब 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो वहां ट्रिपल बॉन्ड बनता है। और जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो उसे हम लोग ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। यानी यहाँ 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। लेकिन बच्चे, 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नहीं हो सकती है, यानी बॉन्ड केवल या तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, या डबल बॉन्ड बनेगा, या ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। लेकिन कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसके अंतिम कक्षा में चूंकि 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए इसकी वैलेंसी होती है 4। तो ये 4 वैलेंसी को कंप्लीट करने के कुछ तरीके रखता है। क्या? देखिए, इसको 4 वैलेंसी चाहिए, यानी कहने का मतलब कि ये 4 अलग अलग लोगों से क्या करे,
वैलेंसी कर ले, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करे, सिंगल सिंगल बॉन्ड बना के 4 लोगों से बॉन्ड बना ले, तो इसकी संयोजकता पूरी हो जाएगी। दूसरा तरीका ये क्या लगाता है बच्चे, दूसरा तरीका लगाता है कि ये किसी एक तत्व से 2 बॉन्ड बना ले, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ले और एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी 2 लोगों से कर ले। तो 2, एक 3 और एक 4, यानी देखिए यहाँ डबल बॉन्ड बना, तो 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यानी 2, एक 3, एक 4। क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है तो ये हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा बच्चे। तीसरा तरीका इसका क्या होता है कि ये किसी एक से 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ले, मतलब क्या करे कि किसी एक से ही ट्रिपल बॉन्ड बना ले और किसी एक से सिंगल बॉन्ड बना ले, मतलब किसी को 3 इलेक्ट्रॉन दे दे और 3 इलेक्ट्रॉन लेके एक बॉन्ड बना ले और एक सिंगल बॉन्ड, देखिए 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड। और एक चौथा तरीका ये रखता है 2 लोगों से डबल बॉन्ड ले ले, यानी 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ले। तो बच्चे चूंकि कार्बन की एक खासियत होती है, कार्बन ही एक ऐसा तत्व है, यानी कार्बन और इसके परिवार, मतलब कार्बन आप जब जाएंगे बच्चे तो आपको 4a फैमिली में, पीरियोडिक टेबल में 4a जो फैमिली है, यानी 4a फैमिली में जितने तत्व हैं, देखिए इसमें कौन कौन से तत्व हैं बच्चे। तो सबसे पहले तो इसमें कार्बन है, इसके बाद इसमें सिलिकॉन है, इसमें बच्चे जर्मेनियम है, इसमें प्लम्बम है ना, ऐसे करके इसमें टोटल 5-6 तत्व हैं। अभी आप फिलहाल इतने का नाम जान लीजिए। तो ये जितने तत्व आपको दिखाई देते हैं ना, ये जितने आपको तत्व दिखाई देते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो इसके अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, यानी ये 4a ग्रुप का तत्व है बच्चे। तो 4a ग्रुप के ये जितने तत्व होते हैं, इनकी अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण इसे अष्टक का नियम पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो 4 वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, बॉन्डिंग केवल 3 ही तरह से हो सकते हैं, या तो एक एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग हो जाए, या 2 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग हो जाए, या 3 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग हो जाए। लेकिन यहां इसकी वैलेंसी 4 होने के कारण ये 4 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग तो नहीं कर सकता है, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग करने के कुछ तरीके रखता है। देखिए क्या तरीका, ये 4 अलग अलग तत्वों से मिलके क्या करे, सिंगल बॉन्ड बना ले, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ले 4 लोगों से। तो जब ये 4 लोगों से मिलेगा तो देखिए इसकी वैलेंसी 4 कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा तरीका ये क्या कहता है कि हम एक व्यक्ति से 2, यानी एक ऐसा तत्व ले लें जिसके पास 2 वैलेंसी हो, तो उससे संयोग कर ले और 2 लोगों से एक एक इलेक्ट्रॉन देके संयोग कर ले, तो देखिए 2, एक 3, एक 4 हो जाएगा इसका। तीसरा तरीका इसका क्या होता है कि ये 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके ट्रिपल बॉन्ड बना ले और एक सिंगल बॉन्ड बना ले, तो इस प्रकार करके 3 और 1 4 हो जाता है। और एक चौथा तरीका ये रखता है कि 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके क्या करे बच्चे, 4 बॉन्ड अपना बना ले। तो चूंकि कार्बन एक विशेष प्रकार का तत्व है और ये जो खासियत है 4 वैलेंसी बनाने की खासियत सिर्फ और सिर्फ 4a वर्ग के तत्व में है, बाकी किसी तत्व में ऐसी क्वालिटी नहीं होती है। तो जिसके कारण बच्चे हमारे केमिस्ट्री में, देखिए हमारे केमिस्ट्री में इस कार्बन के कारण बच्चे एक विशेष प्रकार की केमिस्ट्री का निर्माण हो जाता है, यानी इसके कारण केमिस्ट्री में एक विशेष प्रकार की केमिस्ट्री बन जाती है और उस केमिस्ट्री को हम लोग कहते हैं कार्बनिक रसायन। देखिए कार्बनिक रसायन, यानी कहने का तात्पर्य यह है, इसको हम लोग कहते हैं बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक केमिस्ट्री की एक नई शाखा बन जाता है और इस केमिस्ट्री की नई शाखा में हम सिर्फ ऐसे तत्वों के बारे में पढ़ते हैं जो कार्बन के संयोग से बना है, जो कार्बन के संयोग से बना है, यानी जिसमें कार्बन जरूर हो। अगर कार्बन के संयोग से कोई तत्व बना है तो या यौगिक बना है तो आप तुरंत समझ जाना कि इसका मतलब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए मीथेन, इसको बच्चे बोलते हैं मीथेन, यही मार्स गैस के नाम से जाना जाता है बच्चों, यही मार्स गैस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए, अब इसमें देखिए आपको कार्बन दिखाई दे रहा है ना, तो कार्बन है, इसका मतलब कि ये जो कंपाउंड है आपका, ये कंपाउंड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जाना जाएगा, यानी ये एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। जैसे और आप एग्जांपल में देखिए C6H6, ध्यान दीजिए ये बच्चे बेंजीन होता है, इसका नाम बेंजीन है। आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, बेंजीन में कार्बन दिखाना,
तो जब कार्बन दिखा किसी भी कंपाउंड में, अगर कार्बन की संयोजकता आ जाती है यानी कार्बन होता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कहते हैं कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी इसकी पढ़ाई हम केमिस्ट्री के जिस शाखा में करते हैं, जिस ब्रांच में करेंगे, उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो आइए बच्चे, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, जो IUPAC कंसेप्ट है, जो हाइड्रोकार्बन का कंसेप्ट है, एक्चुअल में केमिस्ट्री की कार्बनिक रसायन वाली शाखा से पढ़ेंगे, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शाखा से पढ़ेंगे। और ये केवल और केवल ऐसे कंपाउंड के लिए काम करेगा जिसमें कार्बन उपस्थित हो, और अगर कार्बन उपस्थित है तो इसका मतलब कि दिया गया कंपाउंड बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है, और वो एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। तो आइए, इस कार्बनिक यौगिक में हम लोग सबसे पहले जो चीज पढ़ेंगे उसका नाम होगा हाइड्रोकार्बन। देखिए, हमने जैसा कि आपको ऊपर हेडिंग दिखा रखा है, पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बच्चे, जैसा कि आप नाम से ही इसको देख रहे होंगे, हाइड्रोकार्बन, देखिए नाम से ही इसमें समझ में आ जाएगा आपको, ये दो चीजों के सम्मेलन से बना हुआ है। देखिए, अगर आप इसका इंग्लिश भी लिख लें तो देख लीजिए, हाइड्रोकार्बन। देखिए, यानी ऐसा कंपाउंड, देखिए हाइड्रो से आपका बनेगा हाइड्रोजन या हाइड्रोजन, और बच्चे कार्बन से आपको बन जाएगा कार्बन। देखिए, यानी कहने का मतलब यह है कि हाइड्रोजन से बनेगा हाइड्रोजन और कार्बन से बनेगा कार्बन। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाता है कि बताइए हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो आप सीधे डेफिनेशन देंगे, ऐसे यौगिक जो कार्बन, ध्यान दीजिएगा, कार्बन तथा हाइड्रोजन के संगठन, देखिए एक शब्द जरूर याद करिएगा, संगठन से मिलकर बनता है, क्या कहलाता है? हाइड्रोकार्बन कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। देखिए, इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मार्क्स आता है, क्योंकि बोर्ड पेपर में ये पूछा जाता है और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी पूछा जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपसे कोई हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन पूछे तो आपको बहुत परेशान नहीं होना है, इसके नाम से ही आप इसका डेफिनेशन बना पाएंगे। ऐसे यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक, क्योंकि इसमें कार्बन है तो कार्बनिक यौगिक, ऐसे यौगिक या ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन के संगठन से मिलकर बनता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। देखिए, जब आपसे हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है तो आप तुरंत समझ जाना कि यानी आप जो है वो कार्बनिक रसायन पढ़ रहे हैं, यानी आप जिस कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं वो केमिस्ट्री में कार्बनिक रसायन के नाम से जाना जाता है। यानी आप, इसका मतलब ये हो गया कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस कंपाउंड के बारे में हम पढ़ते हैं उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप याद रखिएगा कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो एक प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होते हैं। रीजन क्या होता है बच्चे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन भी कहता है कि ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिले होते हैं, उनके पारस्परिक संयोग से बनता है, उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और अगर हाइड्रोकार्बन है तो उसमें कार्बन होगा, और अगर उसमें कार्बन होगा तो इसका मतलब वो कार्बनिक रसायन होगा, और कार्बनिक रसायन से में जिन यौगिकों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। जैसे में आप इसको एक आध एग्जांपल से समझिए और डिटेल में समझिए तो समझ में आ जाएगा। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड बच्चा, जैसे में CH4 जिसको हम लोग मीथेन कहते हैं, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे है? देखिए, इसमें कार्बन भी दिख रहा है, इसमें हाइड्रोजन भी दिख रहा है, इसका मतलब ये कार्बनिक यौगिक है। और अगर कार्बनिक यौगिक है यानी ये हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है। चलिए, जैसे एक और एग्जांपल आप देख लीजिए इसमें। देखिए, C2H6, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एथेन, ये एथेन है। आप ध्यान से
तो समझ में आएगा। इसमें देखिए कार्बन और हाइड्रोजन है, यानी ये एक हाइड्रोकार्बन है। देखिए एक और एग्जांपल आप समझिए, C2H2। देखिए बच्चे ये एसिटिलीन है, एसिटिलीन है। तो एसिटिलीन नाम भी आप हिंदी जरूर याद कर लीजिएगा इन लोगों का। देखिए इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये एक हाइड्रोकार्बन है। एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, C6H6। बच्चों ये बेंजीन है, इसी को बेंजीन बोला जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है। इसका तात्पर्य ये हो गया कि ये जो कंपाउंड है वो एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। आप और एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए, जैसे C2H5OH, इसको बच्चे हम लोग बोलते हैं एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल इसी का नाम होता है। तो अगर एथिल एल्कोहल है तो देखिए इसका फॉर्मूला बनेगा C2H5OH। आप देखिए इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये कंपाउंड जो हो गया वो हाइड्रोकार्बन हो गया। आप एक आध और एग्जांपल देख लीजिए बच्चों। आप जानते हैं, आपको बता रहा हूं, जैसे CH3COOH एसिटिक एसिड, इसी को बच्चा एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल बोला जाता है ना, इसी को एसिटिक अम्ल बोलते हैं। इसी को बच्चा हम लोग बोलते हैं सिरका ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सिरका, एसिटिक एसिड। तो कहने का मेरा तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि अगर उसमें भी देखिए कार्बन और हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, अगर कार्बन और हाइड्रोजन दिखा, इसका तात्पर्य हो गया कि ये हाइड्रोकार्बन है। इसके अलावे और भी बहुत से तरह के बच्चे हाइड्रोकार्बन होते हैं, जिनके बारे में हम लोग बारी बारी से बढ़ेंगे। तो आपको सीधा सीधा बात ये समझना है कि एक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन परस्पर मिलके एक यौगिक बनाते हैं, यानी ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन जरूर पाए जाते हों, ऐसे यौगिक को हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोकार्बन में क्रमशः मीथेन देखिए कार्बन और हाइड्रोजन है, एथेन कार्बन हाइड्रोजन है, एसिटिलीन कार्बन हाइड्रोजन है, बेंजीन कार्बन हाइड्रोजन है, देखिए एथिल एल्कोहल कार्बन हाइड्रोजन है, देखिए एसिटिक अम्ल CH3COH बच्चे आप देख रहे हो, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन है। यानी जिस कंपाउंड में आपको कार्बन और हाइड्रोजन दिखाई दिया, इसका मतलब वो हाइड्रोकार्बन है। और अगर वो हाइड्रोकार्बन है तो ऐसे कंपाउंड को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री की जिस शाखा में हम इसके बारे में पढ़ते हैं उसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन के बारे में पढ़ाई की जाए, क्योंकि कार्बन की एक विशेष गुण होती है, बाकी जितने कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे कंपाउंड की संयोजकता 3 तक पूरी हो जाती है, लेकिन कार्बन परिवार एक ऐसा परिवार है, एक ऐसा तत्व है जिसकी संयोजकता 4 इलेक्ट्रॉनों के लेने से पूरी होती है, जबकि या तो इलेक्ट्रॉन एक एक बॉन्डिंग करता है, या 2-2 बॉन्डिंग करता है, या 3-3 बॉन्डिंग करता है। तो चूंकि कार्बन में एक विशेष गुण है, इसीलिए केमिस्ट्री की एक नई शाखा ही बना दी गई है, और जिसका नाम है बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं बच्चे हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है, यानी कार्बन होता है, यानी ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी मीथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एथेन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस प्रकार ये जितने लिखे गए हैं ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी एक मैं चीज आपको थोड़ा सा करेक्शन कर दूं बच्चों, जैसे मान लो HCl, देखिए ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, देखिए इस कंपाउंड में आपको कार्बन नहीं दिखाई दे रहा है, कार्बन नहीं दिख रहा है, ये तो क्लोरीन है। तो अगर नहीं दिख रहा है तो इस कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो अब आपके मन में एक बात आएगी, सर अगर इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे बच्चे, वो केमिस्ट्री की एक दूसरी शाखा है जिसका नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ध्यान दीजिएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें कार्बन के अलावे अन्य तत्वों से बने हुए यौगिक की जानकारी लेते हैं, उसी को बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसे हम अकार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं, अकार्बनिक रसायन। तो इस तरह से आप बच्चे रसायन के 2 भाग पढ़ रहे हैं, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। देखिए इसके अलावे भी और भी केमिस्ट्री के पार्ट होते हैं, लेकिन अभी फिलहाल हम 2 के बारे में चर्चा करेंगे।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन से संबंधित कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, मिश्रण के बारे में पढ़ते हैं, तत्व के बारे में पढ़ते हैं। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम ऐसे यौगिक के बारे में पढ़ते हैं, ऐसे मिक्सचर के बारे में पढ़ते हैं जिसमें कार्बन की जरूरत नहीं होती है। तो कार्बन से संबंधित जितनी केमिस्ट्री की शाखा है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई, और जो कार्बन से अलग है उनको हम बोलेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए बच्चों, हम हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं और हाइड्रोकार्बन के बारे में और भी कुछ बातों को हम लोग जानते हैं। तो जैसा कि आप लोग अभी तक समझ गए होंगे, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की पारस्परिक सहभागिता हो, ऐसे यौगिक को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बच्चे ध्यान आप लोग दीजिएगा, हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन बच्चा दो प्रकार का होता है। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है बच्चे संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। और इसका जो दूसरा प्रकार होता है बच्चों, उसका नाम होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ध्यान दीजिएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब आप लोग से पूछा जाएगा हाइड्रोकार्बन के कितने प्रकार हैं, तो कहिएगा हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है, जिसे इंग्लिश में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है बच्चे, जिसे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। तो अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चे, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब एक एक इलेक्ट्रॉन की, ये इलेक्ट्रॉन है, जब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो वहां पर बनता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, जब दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है बच्चों, तो वहां पर बनता है डबल बॉन्ड। बच्चे, जब एक साथ तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है तो इसी जगह बनता है ट्रिपल बॉन्ड। तो ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसे संतृप्त, मतलब कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन होंगे जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉनों से ही अपनी बॉन्डिंग कंप्लीट कर लेते होंगे। यानी उनके पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें वो एक एक इलेक्ट्रॉन की ही साझेदारी करता होगा। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, आप ऐसे समझिए, कार्बन और, क्योंकि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आ गया वो हाइड्रोकार्बन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच याद रखना है कि यदि केवल सिंगल बॉन्ड हो, केवल सिंगल बॉन्ड हो, ध्यान दीजिएगा, केवल सिंगल बॉन्ड, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट हो जाते हैं। आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल बंध पाया जाता है, जिसमें केवल एकल बंध, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसे हम लोग बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आगे देखिए बच्चे, इसके डेफिनेशन की जब हम बात करेंगे, यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते होंगे, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत देखिए बच्चे, देखिए कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन होंगे जो एकल बंध से संतुष्ट नहीं होंगे। तो जब एकल बंध से नहीं संतुष्ट होते हैं तो उनके लिए हमको डबल बॉन्ड बनाना पड़ता है या ट्रिपल बॉन्ड बनाना पड़ता है। तो इस केस में ऐसे जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं। तो हम इसके लिए डेफिनेशन लिखेंगे,
ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें एकल बंध के अलावा द्विबंध जिसको इंग्लिश में आप बोलेंगे डबल बॉन्ड, द्विबंध या त्रिबंध जिसको इंग्लिश में आप बोलेंगे ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन हो जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानेंगे। बच्चे, कुछ ऐसे हाइड्रोकार्बन होंगे जो सिंगल बॉन्ड के अलावा उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, हो सकता है कि डबल बॉन्ड ही केवल दिखे, या हो सकता है केवल ट्रिपल बॉन्ड ही दिखे, या हो सकता है कि डबल और ट्रिपल भी दिख जाए। तो बच्चे, अगर सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर किसी हाइड्रोकार्बन में दिखे तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। बच्चे, अभी आपके मन में एक उत्सुकता आ रही होगी कि सर संतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे एकल बंध बनाता है। अभी मैं उसका आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कैसे डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, अभी हम आपको उसको बना के दिखाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल आप जान लीजिए कि हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं बच्चों, ये इसका डेफिनेशन अगर कोई पूछे तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जो केवल एकल बंध पाया जाता है, जिनमें केवल एकल बंध होता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। परंतु ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें एकल बंध के अलावा द्विबंध या ट्रिपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो चलिए आइए हम लोग थोड़ी सी और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शायद आप लोग संतृप्त और असंतृप्त के बारे में जान गए होंगे। बच्चे, स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिएगा। अब हम आगे चलेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हमको थोड़ा सा बना के दिखाइए कि कैसे डबल बॉन्ड बन रहा है और कैसे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। तो देखिए बच्चे, एक कंपाउंड है, मान लीजिए CH4, इसको अभी अभी हमने आपको बताया, इसका नाम है मीथेन। बच्चों, नाम जो बता रहे हैं ये इनके, आप ऐसे कह सकते हैं कि ये नाम जो है इनके व्यवहारिक नाम है, और इन्हीं कंपाउंड का एक नाम बनाया जाएगा जिसका नाम होगा IUPAC नाम। अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो हम आपको ये दिखा रहे हैं कि कैसे ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट है। तो आप देख रहे हो एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। तो देखिए बच्चे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यहाँ पे 2 और 4 बनेगा। मतलब कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता हो तो आप हमारा पहला वीडियो केमिस्ट्री वाला जाकर देखिए, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप उसको देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखिए, तब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से आएगा। हालांकि आप यहाँ से भी देखेंगे तो चीजें समझ में आएंगी, लेकिन अगर उसको आप देख लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएंगे। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर आपको कार्बन के 6 थे, इसका मतलब कि इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। जबकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यानी इसमें एक पहला सेल है और पहले सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए, मैंने आपको अभी भी बताया कि अष्टक नियम कहता है, क्या कहता है कि प्रत्येक तत्व के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। लेकिन जिसका एटॉमिक नंबर कम होता है, मतलब 3 से कम वालों का, वो कहता है कि इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। मतलब अष्टक का नियम क्या कहता है कि कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बंट जाता है तो जो उसका अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है वो कहता है कि अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो देखिए, जिसके पास एलिमेंट
जिसका एटॉमिक नंबर 3 से कम है उनके लिए 2, और जिनका 3 से ज्यादा है जैसे 4, 5, 6, 7, 8 वालों के लिए तो वो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। तो देखिए अगर हम इसके अंतिम कक्षा में देखें तो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं? 4। यानी इसके अंतिम कक्षा में और कितना इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये 8 हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर 4 और मिल जाएगा, तो 4 और 4 8 हो जाएगा। और इसके अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसको कितना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा? तो 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 से कम है। तो आप कहेंगे सर अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका 2 हो जाएगा, और इसको 4 मिल जाए तो इसका 4 8 हो जाएगा। और अगर ऐसा हो जाता है तो अष्टक नियमानुसार क्या होंगे? दोनों अस्थायी हो जाएंगे, यानी दोनों एक दूसरे में मिल जाएंगे। तो देखिए बच्चे ध्यान दीजिएगा, हम इसी का लीवियस स्ट्रक्चर इसके लिए बना रहे हैं। तो देखिए आपको ऐसा लग रहा है ना कि कार्बन के 1 परमाणु है और हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, तो आप इस स्ट्रक्चर के लिए आप इसको इस तरह से बना लीजिए। देखिए ये चीजें आपको एक बार में नहीं आएंगी, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से आ जाएगी। ठीक बच्चे ध्यान दीजिए। अब क्या करना रहता है? देखिए मैं जो कार्बन वाले इलेक्ट्रॉन है, मतलब कार्बन के आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है, उसको मैं इस तरह से शो करूंगा ना, ये। और जो हाइड्रोजन वाले एटम हैं उसका इलेक्ट्रॉन हम ऐसे शो करेंगे, यानी इस तरह डॉट लिखा होगा इसमें, तो आप समझना कि वो इलेक्ट्रॉन के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। और इस तरह का सिंबल अगर आपको दिखेगा तो आप समझ जाइएगा वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए सबसे पहले तो आप इसके अंतिम कक्षा में जितना जितना इलेक्ट्रॉन है उतना दिखाइए। पहले मैं हाइड्रोजन का दिखा लेता हूं। देखिए हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में इसके भी 1 होगा, इस हाइड्रोजन के भी अंतिम कक्षा में 1 होगा, इस हाइड्रोजन के भी अंतिम कक्षा में 1 होगा, और इस हाइड्रोजन के भी अंतिम कक्षा में 1 होगा। ठीक है जी। अब आप लोग आगे देखिएगा, ध्यान से समझिएगा तो चीजें समझ में आएंगी। देखिए कार्बन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? आप देख रहे हो 4, तो चलिए 4 इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है बच्चे? हमको पता है हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। देखिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये बगल वाले से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिससे कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, मतलब वो अस्थायी हो गया। तो जब इसमें भी 1 है तो ये भी बगल वाले से अगर 1 ले ले तो इसका भी 2 हो जाएगा। देखिए हो गया 2। अगर ये इससे भी 1 ले ले तो इसका भी 2 हो जाएगा। देखिए हो गया 2। और अगर ये इससे भी 1 ले ले तो इससे भी वो 2 हो जाएगा। यानी आप ऐसा कहेंगे कि देखिए अब इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, अस्थायी हो गया अष्टक नियम से। इस हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, अस्थायी हो गया। इसके पास भी और इसके पास भी। लेकिन इस केस में कार्बन को भी तो अस्थायी होना है। तो कार्बन के अंतिम कक्षा में कितने 4 थे? देखिए 4 ये हैं और 1 इससे मिल गया, कितना हो गया? 5 हो गया। 1 इससे मिल गया, 6 हो गया। यहाँ साझेदारी हो रही है, आप दोगे तो आपसे लेंगे भी। इससे 1 ले लिए 7 हो गया, और 1 इससे ले लिए 8 हो गया। इस प्रकार कार्बन के पास भी अगर साझेदारी हो जाए 1-1 इलेक्ट्रॉन का, तो कार्बन के भी पास आप देखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए इसके भी डब्बे में 8 आपको इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। 4 देखिए इसके पास था, और 1 2 3 4 इसको मिल गया। अब देखिए हाइड्रोजन के भी 2, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, और कार्बन के आप देख लो 8 हो गया। तो इस प्रकार से क्या हुआ? सबकी बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई। और आप देख रहे हो कि यहाँ 1-1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, यहाँ भी 1-1 इलेक्ट्रॉन की हुई, यहाँ भी 1-1 की हुई, यहाँ भी 1-1 की हुई। इसका मतलब जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप कहेंगे कि C और H के बीच सिंगल बॉन्ड बना, इधर के H के बीच भी सिंगल बॉन्ड बना, इधर के H के बीच भी सिंगल बॉन्ड बना, और इधर के H के बीच भी सिंगल बॉन्ड बना। इसका मतलब आपने एक चीज देखा कि ये जो कंपाउंड जो कि CH4 था, एक्चुअल में इसमें केवल सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखा ना। जब सिंगल सिंगल बॉन्ड दिखा बच्चे, तो आप कहेंगे कि ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहता है कि ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल बंध हो। आप ध्यान से देखिए इसमें केवल एकल बंध है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये कंपाउंड जो है वो एक प्रकार का सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो आपको शायद ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा बच्चे। इसीलिए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड से संतुष्ट होता है। चलिए अब आइए एक मैं आपको बना के दिखाता हूं जिसमें कि डबल बॉन्ड की बात चलेगी। देखिए एक एग्जांपल से आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए एक कंपाउंड है, उसका नाम है C2H4।
ठीक है। मान लीजिए एक कंपाउंड है, इसका नाम है C2H4, इसका नाम है बच्चा एथिलीन, इसका नाम है एथिलीन, ठीक है। देखिए अब हम इसका कंपाउंड बना, देखिए इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन है, यही चीज चलेगा। कार्बन का 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो 2,4। एक बार फिर से बताओ बच्चे, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको नहीं आता है तो हमारे चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है, कृपया करके उसको जाके देखिए तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आएगा। तो शायद हो सकता है ये कंसेप्ट आपको समझ में आए। तो देखिए कार्बन और हाइड्रोजन, देखिए कार्बन के कितने 2 मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के कितने 4 मॉलिक्यूल। अब आपने क्या किया, इसको सजा लिया। जैसे मान लीजिए कार्बन कार्बन, मान लीजिए एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ सजा दिया बच्चों, एक हाइड्रोजन यहाँ सजा दिया, मान लीजिए एक हाइड्रोजन यहाँ लग दिया और एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आगे हम क्या करेंगे बच्चों। देखिए जैसा कि अभी अभी आपने देखा, हम इनके अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को पहले इंडिकेट करेंगे। तो जैसा कि मैंने अभी अभी आप लोगों से बताया बच्चों कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्टार से शो करेंगे और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से। तो हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन, चलिए इसका एक हमने दिखा दिया, इसका भी एक दिखा दिया, इसका भी एक दिखा दिया और इसका भी एक दिखा दिया, ठीक है। अब कार्बन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो आप इसके 4 इलेक्ट्रॉन दिखाइए बच्चे। देखिए एक मान लीजिए यहाँ दिखा दिया, एक यहाँ दिखा दिया और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिया, चारों दिखा दिए। ऐसे ही इस कार्बन के भी देखिए ये 2 यहाँ दिखा दिया, एक यहाँ दिखा दिया, एक यहाँ दिखा दिया। अब आप चेक करिए क्या कहा, कार्बन को कितना चाहिए 4, हाइड्रोजन को कितना चाहिए 1। चलिए मिलाते हैं, देखते हैं क्या सबको मिल जा रहा है। पहले तो हम हाइड्रोजन का दे देते हैं, इनके पास 1 था, इसने इससे साझेदारी किया, इसका 2 हो गया। देखिए ये हाइड्रोजन भी इससे साझेदारी किया, इसका 2 हो गया। ये हाइड्रोजन भी बच्चा साझेदारी किया, 2 हो गया। और ये हाइड्रोजन भी बच्चा साझेदारी, ये हाइड्रोजन भी आपका साझेदारी किया, इसमें 2 हो गया। अब देखिए सारे हाइड्रोजन के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखिए एक था एक मिला, एक था एक मिला, एक था एक मिला, एक था एक मिला। अब हम चेक करेंगे कार्बन के लिए, ध्यान से देखिएगा कार्बन वाला। देखिए कार्बन के अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, एक इससे मिल गया, इसको 5 हो गया, एक इससे मिल गया 6 हो गया, बचा के 2, क्योंकि 8 चाहिए। तो अगर ये बगल वाले से 2 ले ले तो इसका मतलब इसका, देखिए इस कार्बन का 8 हो गया, गिनिए। देखिए 4 ये हो गए, 2 यहां से मिला 6 हो गया, एक 7 और एक 8। अब चेक करिए क्या इस कार्बन का भी हो गया ना। देखिए तो 4 ये है, 5 6, इसको भी 2 की जरूरत है और यहाँ इसने 2 दिया है तो ये 2 लेगा भी। तो अगर हम इसके कॉलम को बंद कर दें तो देखिए ध्यान से, इसके भी डब्बे के अंदर आपको 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए 4 2 6 और 2 8। इसका मतलब देखिए सभी हाइड्रोजन को 2 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए और कार्बन को 8 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए। इस कंडीशन में मुझे क्या दिखाई दिया, देखिए अब इसका स्ट्रक्चर बनाइए। तो आपको दिखाना है इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी मतलब सिंगल बॉन्ड, इस हाइड्रोजन और इस कार्बन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी मतलब सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड। लेकिन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, 2 2 इलेक्ट्रॉन की, यानी यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। यानी जब आप इसको स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कहेंगे कि दोनों C के बीच डबल बॉन्ड है, जबकि इस H के बीच भी सिंगल बॉन्ड, इस H के बीच भी सिंगल बॉन्ड, इधर से H की सिंगल बॉन्ड, इस H के बीच भी सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब आप ये कहेंगे बच्चों कि देखिए ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें सिंगल सिंगल बॉन्ड तो था लेकिन एक डबल बॉन्ड भी आ गया। अभी मैंने आपको यही तो बताया कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बच्चों उसे कहते हैं, किसके कहते हैं, जो एकल बंध के अलावा डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बना दे, द्विबंध या त्रिबंध। तो देखिए इसमें द्विबंध बन गया, इसका मतलब ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर इसमें त्रिबंध बन जाता तो भी ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। यानी कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में केवल सिंगल बॉन्ड आपको दिखता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी दिख जाता है। ऐसे कंपाउंड को असंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के नाम से जानते हैं। तो अच्छा आइए एक बार मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं जल्दी जल्दी और फिर आगे बढ़ता हूं। हाइड्रोकार्बन आप समझ गए होंगे जो हाइड्रोजन और कार्बन के पारस्परिक से, यानी ऐसा कोई कंपाउंड आपको दिखे
जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दिखे तो ऐसे कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हाइड्रोकार्बन बेटा दो प्रकार का होता है, और वो कौन कौन सा, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिनमें केवल एकल बंध हो। एकल बंध का मतलब होता है एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो। इसमें आप एग्जाम्पल में मीथेन लिख सकते हैं, CH4 मीथेन लिख सकते हैं। बच्चे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जब एकल बंध के अलावा उसमें द्विबंध या त्रिबंध आ जाए, यानी कि उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, यानी दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी आ जाए या तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी आ जाए, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। और हम लोग केमिस्ट्री की ये जिस शाखा को पढ़ रहे हैं उस शाखा का नाम है बच्चों कार्बनिक रसायन। और इस कार्बनिक रसायन में जितने कंपाउंड आपको दिखेंगे, जितने यौगिक दिखेंगे, मिक्सचर दिखेंगे, जितनी चीजें दिखेंगी, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानी जाएंगी। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक यौगिक के नाम से जानी जाएंगी। आइए बच्चे इसके आगे और आगे चलते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन आप लोग शायद समझ गए होंगे। चलिए, अगर नहीं समझे होंगे तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखिएगा, उसको समझने का प्रयास करिएगा। कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, हम उसका डाउट आपका क्लियर करेंगे। तो चलिए, अब हमारे पास हो गया बच्चा एक क्या बन गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखिए, और एक बने गया बच्चे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के दो प्रकार बताया अभी हमने, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक हो गया बच्चों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन की जब बात बोलेंगे तो ये एक प्रकार का होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक प्रकार का होता है, और वो किस प्रकार का होता है उसको बोला जाता है बच्चों एल्केन। नाम याद कर लीजिएगा, इसको बोला जाता है एल्केन। ठीक है, एल्केन। अभी हम इसकी पहचान बताएंगे, लेकिन अभी पहले आइए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बच्चों दो प्रकार का होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का होता है। एक जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एल्कीन। देखिए, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्कीन, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एल्कीन, इसका नाम होता है। और इसी का दूसरा प्रकार होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एल्काइन, जिसे हम लोग बोलते हैं एल्काइन। चलिए, ठीक है बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे कहते हैं जो एकल बंध से संतुष्ट हो जाता है। तो आप ऐसे समझिए, एल्केन की पहचान भी यही है। यानी अगर कोई ऐसा हाइड्रोकार्बन आप बनाइए जिसमें केवल सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे, केवल सिंगल बॉन्ड, तो आप कहेंगे कि इसका मतलब वो कंपाउंड जो है एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है और वो एल्केन है, सिंगल बॉन्ड। याद रखिएगा बच्चों, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, देखिए एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हमने अभी भी आपको बताया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनता हो। तो देखिए, अगर कोई कंपाउंड ऐसा हो जिसमें डबल बॉन्ड बना हो, सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड बना हो, तो उसे हम बोलेंगे एल्कीन। जैसे अभी हमने आपको एक देखा, हमने अभी आपको एक फिगर बना के दिखाया था बच्चों एल्कीन का, आपने देखा होगा। इसमें देखिए आपको सिंगल बॉन्ड दिखा, ये सिंगल बॉन्ड दिखा, लेकिन एक डबल बॉन्ड भी दिख गया। तो इसका मतलब कि इस कंपाउंड को हम बोलेंगे एल्कीन। ये है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी ये एल्कीन है। और अगर मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता हो, यानी सिंगल बॉन्ड के अलावा वहां ट्रिपल बॉन्ड भी आपको मिल जाता हो दिखने को, यानी तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होता हो, तो ऐसे कंपाउंड को है तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी वो एल्काइन है बच्चों। तो उसके लिए एक मैं आपको बता देता हूं, C2H2। आप जब इसका
सवाल को बनाएंगे ना तो उसमें सी के बीच ट्रिपल बॉन्ड आपको दिखेगा, ऐसा दिखेगा स्ट्रक्चर। ये देखिए संरचना सूत्र इसको बोला जाता है बच्चों, ये इसी को संरचना सूत्र बोला जाता है। तो वो ऐसा दिखेगा, देखिए यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिखा ना, इसका मतलब ये है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी कौन है, एल्काइन है। तो इस प्रकार बच्चे आपसे पूछा जाएगा, देखिए इसको बड़ा अच्छे से समझिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप लोग गलत मत करिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कितने, दो प्रकार के, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बच्चे संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक प्रकार के जो कि एल्केन है, और इसकी पहचान क्या है कि पूरे कंपाउंड में केवल सिंगल बॉन्ड बना हो तो इसका मतलब होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसमें भी एल्केन है ये, और अगर उनके बीच डबल बॉन्ड बन जाए तो वो एल्कीन है, और अगर वो ट्रिपल बॉन्ड बना ले तो उसे एल्काइन के नाम से जाना जाता है। ये बच्चे आपको हाइड्रोकार्बन के बारे में जानकारी है। चलिए अब हम लोग धीरे धीरे करके एक बात पर चर्चा करेंगे। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। अब आपके पास यहां से तीन कंसेप्ट आ गए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तीन कंसेप्ट आ गए। क्या, पहला आ गया एल्केन, अभी आपको मोटा मोटी मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा आपका बन गया क्या चीज, एल्कीन, एल्कीन, और तीसरा आपका क्या बन गया बच्चों, एल्काइन, एल्काइन। देखिए सबसे पहले इसमें आपसे जो चीज पूछा जाता है वो होता है इसकी पहचान, इसकी पहचान। तो अब तो आप लोग समझ जाएंगे एल्केन का पहचान क्या होता है कि अगर उसमें सिंगल बॉन्ड बने, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो अगर उस हाइड्रोकार्बन में। एल्कीन का पहचान क्या होगा, जब उसमें डबल बॉन्ड बन जाए, यानी दो दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाए। और एल्काइन का पहचान क्या हो गया, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बन जाए, यानी तीन तीन इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाए। ठीक है बच्चे, देखिए अब इसमें एक चीज आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा, एक चीज इसमें पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग कहते हैं सामान्य सूत्र। देखिए परीक्षा में पेपर में सीधे पूछ देता है एल्केन का सामान्य सूत्र बताइए, एल्कीन का सामान्य सूत्र बताइए, एल्काइन का सामान्य सूत्र बताइए। तो देखिए एल्केन का सामान्य सूत्र होता है बच्चों CnH2n+2। ठीक है, ये n जो है नीचे की तरफ लिखा गया है। देखिए एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। ठीक है, एल्काइन का सामान्य सूत्र अगर पूछा जाएगा तो बताइएगा CnH2n-2। देखिए इसको आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा क्या, यहां का दुगुना करके दो जोड़े तो एल्केन बना, यहां के नंबर का दुगुना किए तो एल्कीन बना, और यहां के नंबर का दुगुना करके दो घटा दिए तो एल्काइन बना। ठीक है, अब देखिए यहां करना कुछ नहीं है बच्चों, n के जगह पे आपको 1 2 3 4 पुट करना है, 1 2 3 4 डॉट 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 रखना है। जैसे जैसे आप रखते चले जाएंगे आपको इसके कंपाउंड मिलते चले जाएंगे। जैसे देखिए हम लोगों ने n की जगह 1 रखा तो यहाँ C1 हुआ, यहाँ H2n 2 × 1 + 2, यानी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा CH4। देख लीजिए n की जगह मैंने 1 रखा, 1 दिखाया नहीं जाता है, तो क्या हो गया बच्चे, 1 यहाँ रखेंगे, 2 एकम 2, 2 और 2 4, तो CH4। अब मान लीजिए यहाँ आपने 2 रख दिया, तो 2 रखेंगे तो यहाँ 2, यहाँ 2 दूनी 4 + 2। आप इसे सीधा समझिए, यहाँ जो नंबर रखेंगे उसका दुगना करके 2 जोड़ेंगे। तो अगर हमने यहाँ 2 रखा तो C2, अगले वाले में क्या रखेंगे, इसका दुगना करिए, 2 दूनी 4 और उसमें 2 जोड़ दीजिए तो 6। सूत्र में रख के निकालिए, चाहे ऐसे डायरेक्ट निकाल लीजिए। मान लीजिए आपको मन कर रहा है 3 रखेंगे तो C3। H में कितना रखना पड़ेगा, इसका दुगना करिए, 2 जोड़ दीजिए, इसका मतलब 6 और 2 8। ठीक है, इस प्रकार करके आप जितना रखते जाएंगे आगे आपको इसके बड़े से बड़े कंपाउंड मिलते चले जाएंगे। ठीक है, यानी ये जितने इस सूत्र में n के जगह 1 2 3 4 5 6 10 20 25 50 100 जो भी रखेंगे
जो ये कंपाउंड बनेंगे ये सारे के सारे कंपाउंड एल्केन के होंगे, और उस कंपाउंड का जब आप संरचना सूत्र बनाएंगे, इस तरह का संरचना सूत्र बनाएंगे, तो आपको उसमें सिंगल बॉन्ड दिखेगा। इसका मतलब वो एल्केन है, इसका मतलब कि वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अब इसमें भी देखिए, इसमें बच्चे n के जगह 2 से रखना स्टार्ट करना होगा आपको, डॉट डॉट डॉट, क्योंकि अगर जब इसमें 1 रखा जाता है तो ये बहुत हल्का कंपाउंड बनता है, और हल्का कंपाउंड बनने के कारण ना उसको मेजर नहीं किया जा सकता है, प्रकृति में उसका अस्तित्व नहीं बचता है, इसलिए इसमें n के जगह 2 से रखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हल्के कंपाउंड होते हैं। तो चलिए 2 रखिए, तो आप क्या रखेंगे, इसमें क्या है, यहाँ का दुगुना है, तो C2H देखिए 2 गुने 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, या सीधा आप रख सकते हैं 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा। अगला कंपाउंड अगर 3 रखते हैं तो H6 हो जाएगा, इसका दुगुना कर दिया। अगला कंपाउंड रखेंगे तो क्या हो जाएगा, C4H8। अगर अगला लगते हैं तो C5H10। इस प्रकार ये आगे के कंपाउंड इसके बन जाएंगे। यानी ये जब आप पेन के जगह 1 2 3 4 10 20 25 50 जो भी रखेंगे नंबर रख के जो कंपाउंड बनाएंगे वो सारे के सारे कंपाउंड एल्कीन के होंगे, अर्थात जब आप उसका संरचना सूत्र बनाएंगे, उसका लीवियस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें डबल बॉन्ड दिखेगा, और अगर डबल बॉन्ड दिख गया इसका मतलब वो एल्कीन है तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी वो एल्कीन है, ठीक है। अगली बात पर आइए बच्चे, अगली बात पर आइए, देखिए ट्रिपल बॉन्ड की बात चले, यानी एल्काइन की बात कर लिया जाए। एल्काइन में भी n के जगह आपको 2 से रखना होगा, क्योंकि इसमें भी 1 2 रखने पर बहुत हल्का कंपाउंड बनता है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, अब हम इसको बनाते हैं। n के जगह इसमें क्या कर रहा है, इसका दूना करके 2 कम कर देना है, तो अगर हम 2 रखें और h में 2 का दूना करिएगा तो 4, और 4 में से 2 घटा दीजिएगा तो 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला में भी रखेंगे तो भी यही आएगा, और डायरेक्ट करेंगे तो भी आएगा। 3 मतलब क्या, दूना करके 2 कम, तो 3 दूना 6, 6 में से 2 कम कर दीजिए तो हो जाएगा 4। फिर अगला कंपाउंड C4, इसका दूना कर दीजिए, 4 दूना 8, उसमें से 2 कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6। इस तरह से 5 रखिए, इसका दूना करके 2 कम कर दीजिए तो 8 बन जाएगा। इस तरह डॉट 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 करके आपको, इसका मतलब ये हुआ आप इसमें भी 2 4 10 25 50 जो भी रख के कंपाउंड बनाएंगे वो सारे के सारे कंपाउंड एल्काइन होंगे, और जब आप उसका लीवियस स्ट्रक्चर बनाएंगे, मतलब आप उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, संरचना सूत्र बनाएंगे, तो उसमें भी आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा, मतलब 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी दिखाई देगी। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम एल्काइन के नाम से जानते हैं। वो होगा तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में भी एल्काइन होगा। क्यों एल्काइन होगा बच्चों, क्योंकि उसमें ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा तो एल्काइन, डबल बॉन्ड दिखेगा तो एल्कीन, और केवल सिंगल बॉन्ड दिखेगा तो एल्केन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप लोग कृपया करके दिमाग में रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, इसको 1-2 बार वीडियो रिवाइंड करके देखेंगे तो ऑटोमेटिक दिमाग पर आ जाएगा। तो बच्चों इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज आपको याद करना है, एक तो इसकी पहचान, और दूसरा इसका ये सामान्य सूत्र, क्योंकि सामान्य सूत्र आपसे बड़ी पूछा जाता है, सीधे पूछ देगा आपसे एल्केन का सामान्य सूत्र बताइए। तो आप लोग सामान्य सूत्र जरूर याद रखिएगा, इसी को इंग्लिश में जनरल फार्मूला बोला जाता है बच्चों। तो आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा बताइए एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो बताइएगा CnH2n-2। इसी को इंग्लिश में जनरल फार्मूला बोलते हैं बच्चों, यही काफी पूछा जाता है, इसलिए कृपया करके इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। बाकी इसके आगे की चीजें IUPAC नाम के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, पहले आप लोग इसको इतना तैयार कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको 1-2 बार रिवाइंड करके देखेंगे बच्चों तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। बाकी अगर आपको नहीं कुछ चीजें समझ में आएंगी तो आप हमको मैसेज करिएगा, हम देखेंगे, उस डाउट को क्लियर करेंगे फिर से। तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कृपया करके लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इसको शेयर करने का प्रयास करिए दूर दराज के बच्चों को, ताकि उनको इसका लाभ मिल सके, जो इन चीज़ों से अनभिज्ञ रह जाते हैं, जिनको मिल नहीं पाता है उनको मिलेगा। तो बच्चे अगर हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी तो कृपया करके सपोर्ट करिए। थैंक यू बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।